अनुराग भदौरिया जी, छोटे छोटे जज, संवैधानिक प्रक्रिया है। कोर्ट कोई अगर ऑर्डर देता है तो क्या उसके बाद जज छोटे छोटे हो जाते हैं और जज आग लगाते हैं? क्या बाकी अदालतें नहीं हैं? क्या कानून पर और देश के संविधान पर बस इतना ही आपका विश्वास है कि जजों से लेकर इलेक्शन कमीशन से लेकर ईवीएम से लेकर हर इंस्टीट्यूशन पर एक प्रश्न चिन्ह लगाना, क्या यही संविधान की रक्षा है? तो लगे हाथ ये भी देश जानना चाहता है कि विपक्ष जो इस देश के अंदर में है वो तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मजबूत हिस्सा है। क्या लोकतंत्र में विपक्ष को अपनी बात कहने का अधिकार नहीं? लोकतंत्र में तो दो ही पक्ष होते हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष। सत्ता पक्ष और विपक्ष को दोनों को ही जनता चुनती है। जब विपक्ष कोई आवाज उठाता है तो सत्ता पक्ष दबाने की कोशिश क्यों करती है? सत्ता पक्ष अगर दबाने की कोशिश कर रही है, इसके मतलब वो जनता की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है, और जो जनता की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा है, इसके मतलब विपक्ष का विरोध करते करते भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र का विरोध करने लग जाती है, जनता का विरोध करने लग जाती है। यह चिंता का विषय है। और जहां तक अभी आपने बोला, मैं आपसे बता दूं कि मानी जो यहां वर्शिप एक्ट था, उसमें भी वो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश ऑलरेडी है वहां पे। अगर मोहन भागवत जी की बात करने जाए तो उन्होंने बोला था कि भाई हर मस्जिद के नीचे आप क्यों शिवलिंग खोजते घूम रहे हो, ये भी तो उन्होंने बोला, तो कोई हमने तो नहीं बोला। और उनका कहने का मतलब होता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय जब कोई चीज का आदेश देता है तो छोटी अदालतों को उसको कंसीडर करना चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए। तो ये जो निचली अदालतें उनको सर्वोच्च न्यायालय के जो आदेश हैं उनको पालन करना चाहिए, उसके हिसाब से एक्ट करना चाहिए, ये भी तो जरूरी है ना। तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि हर सवाल विपक्ष से क्यों होगा? अगर महंगाई ज्यादा है तो विपक्ष जिम्मेदार होता है, बेरोजगारी ज्यादा तो विपक्ष जिम्मेदार होता है, बांग्लादेश और कनाडा में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है जो जिम्मेदारी सरकार की है, उसमें विपक्ष जिम्मेदार हो जाता है। अगर संसद ठीक से सुचारू रूप से आप नहीं चला पा रहे हो तो विपक्ष जिम्मेदार हो जाता है, क्योंकि संसद चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, सत्ता की होती है। आप बताइए, किसान परेशान होता है तो विपक्ष जिम्मेदार होता है, युवा रोड पे घूम रहा है तो विपक्ष जिम्मेदार है। सवाल ये उठता है कि हर बात पे आप विपक्ष को जिम्मेदारी ठहराना चाहते हो, इसके मतलब आप अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। इसलिए कहते हैं ये सरकार जो है जनता के लिए नहीं है, ये सरकार सत्ता के लिए, उसे सत्ता चाहिए, किसी कीमत पे भी चाहिए। अगर कानून व्यवस्था फेल होती है तो भी विपक्ष जिम्मेदार। अरे मजेदार बात तो है नाविका जी, इस देश के अंदर में किसी भी प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी उस प्रदेश की सरकार की होती है। अगर उस प्रदेश की सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में फेल होती है तो विपक्ष की जिम्मेदारी, जैसे भी संबल में हुआ, उसके पहले बेचारा विपक्ष। अनुराग भदौरिया जी, इतनी सारी बातें आपने कह दी कि जैसे विपक्ष बेचारा हारा एक कोने में। अरे अभी तो आप सब गए थे ना वहां झारखंड में, आप बड़ी अच्छी तस्वीर थी इंडिया गठबंधन की, आपस में जो भी बोले, लेकिन वहां फोटो ऑप पूरी थी। और उस फोटो ऑप में जीत कैसे हुई थी? जीत तो ईवीएम से हुई थी, लेकिन झारखंड की ईवीएम पसंद है, महाराष्ट्र की ईवीएम पसंद नहीं। यही तो संविधान की इज्जत इस देश में विपक्ष ने की है। सुधांशु त्रिवेदी जी, बहुत से मुद्दे उठाए अनुराग भदौरिया जी ने, आप जवाब दे दीजिए। देखिए, अनुराग जी ने जो बात कही, हम विपक्ष से सवाल नहीं करते हैं। विपक्ष ये भूल जाता है कि वो अनेक राज्यों में सत्ता पक्ष में है। भदौरिया जी को याद दिलाना चाहता हूं, किसानों का आप सवाल उठाते हैं तो कर्नाटक में 1200 किसानों ने आत्महत्या की है, और जिसके ऊपर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार का इतना संवेदनहीन बयान है कि ये 1200 की 1200 आत्महत्याएं अपने निजी कारणों से हुई हैं, इनका किसान से कोई लेना देना नहीं। ये तो सत्ता पक्ष से सवाल पूछा है। यदि कर्नाटक के अंदर आप कांग्रेस सत्ता में है, कांग्रेस के एक नेता की बेटी नेहा हीरामत का कत्ल सरेआम हो जाता है और कर्नाटक का गृह मंत्री ये कहता है नहीं वो तो उनकी आपसी लड़ाई थी, इसको कोई मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, तो सवाल होता है क्योंकि आप वहां सत्ता में हैं। इसीलिए अनेक जगहों पे जहां आप सत्ता में, वहां उनसे सवाल पूछा जाता है। इस देश में ऐसा नहीं है कि सारी जगहों पर एक ही पार्टी की सरकार है, अनेक जगहों पे दूसरी पार्टी, क्योंकि अनेक जगहों पे भदौरिया जी ईवीएम ने बहुत अच्छा काम भी किया है। जैसे कश्मीर में अच्छा काम किया है, पंजाब में अच्छा काम किया है, हरियाणा में खराब काम किया है, हिमाचल में सही काम किया है और उत्तराखंड में गलत काम किया है, दिल्ली में सही काम किया है, यूपी में गलत काम किया है, राजस्थान में 2018 में सही काम किया, 2023 में गलत काम किया है। फिर देखिए ईवीएम ने गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में बहुत गलत काम किया है।
फिर तेलंगाना और कर्नाटक में बहुत अच्छा काम किया है, फिर बंगाल में अच्छा काम किया है, असम में क्या बताएं बहुत गड़बड़ कर दिया है, असम, अरुणाचल प्रदेश में, तमिलनाडु और केरल में बहुत अच्छा काम किया है। तो वो जहां जहां ईवीएम ने अच्छा काम किया ना, तो वहां उससे भी पूछा जाता है कि भाई तुम्हारी भी यहां पे सत्ता है तो तुम्हें कुछ करके दिखाना चाहिए। अब मैं संविधान की बात का, और विपक्ष अपने आप पड़ी लकड़ी उठा के अपने हाथ में ले लेता है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, आपने बांग्लादेश की बात कही। बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार के ऊपर आप कांग्रेस पार्टी का कोई ट्वीट देखिए, राहुल गांधी के ट्वीट में हिंदू शब्द, नरसंहार, वायलेंस शब्द ही नहीं है। हां, जो उनका फिलिस्तीन और हमास और गाजा पे है कि ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में क्राइम हो रहा है, मगर बांग्लादेश में नहीं है। बस नॉर्मलसी होनी चाहिए, सिचुएशन रेस्टोर होनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप कह देते हैं कि हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, मगर विपक्ष के मुंह से निकल जाए बांग्लादेश में, अरे ये कैसे हो सकता है। आज वहां इस्कॉन मंदिर के बिलो, नहीं, वो सब उस पर कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। इसीलिए, और मैं अंत में एक बात कह दूं, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात भदौरिया जी ने कही, पहली बात टेक्निकल पोजीशन यह है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में यह कहा गया है कि किसी भी जगह का स्थान नहीं बदलेगा, स्वरूप नहीं बदलेगा, पर उसकी जांच नहीं होगी, ऐसा कोई रुकावट नहीं है। तो कानूनी तौर पर सर्वे होने में कोई रुकावट नहीं है। परंतु फिर भी मैं देश की करोड़ों जनता से कहना चाहता हूं, नाविका जी, जो लोग आपका टीवी देख रहे हो, कि हिंदुओं के लिए है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। यानी अगर आपको यह लगे कि आपके धर्म स्थल भी किसी चीज के ऊपर दबा के, आपका धर्म स्थल दबा है, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। और मुस्लिमों के लिए वक्फ बोर्ड एक्ट, कि अगर वो क्लेम कर दे कि जमीन आपकी है तो भी आप कोर्ट नहीं जा सकते। देखिए कितना सुंदर न्याय किया है सेकुलर सरकारों ने, कि अगर आपको लगे कि आपका धर्म स्थल दूसरे का है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, उन्हीं का माना जाएगा। और वो कह दे कि जमीन आपकी है तो भी आप कोर्ट नहीं जा सकते, वो उन्हीं की मानी जाएगी। और आपके लिए तो सन 47 का बार लगाया गया। मगर वक्फ बोर्ड में अगर कह दे फला नवाब ने 300 साल पहले दिया था तो जमीन उनकी, फला बादशाह ने 400 साल पहले दिया था तो जमीन उनकी, 150 साल पहले दिया था तो जमीन इनकी। ये जो अद्भुत न्याय किया है, क्या संविधान की रक्षा की है, अद्भुत रक्षा की है। मैं दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं और सारे प्रबुद्ध दर्शकों से कहता हूं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी पढ़िए और वक्फ बोर्ड का चेंज किया हुआ एक्ट 2013 का पढ़िए, फिर आपको समझ में आएगा कि इस देश में शरिया को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर किया गया है। इसीलिए 2014 से पहले यह देश संवैधानिक दृष्टि से आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था, सिर्फ अटल जी के उस 6 साल के दौर को छोड़कर। अब हमने उसे वास्तविक सेकुलर राष्ट्र बनाने का प्रयास किया है। वारिस पठान, सुधांशु त्रिवेदी जी ने बहुत से सवाल उठाए हैं, जवाब दीजिए। अगर किसी को कोई चीज पे आपत्ति है तो वो कोर्ट जाता है, अगर कोर्ट जाए तो छोटे छोटे जज आग लगा रहे हैं। अरे भैया, ऊपर की अदालतें हैं, ऊपर की अदालतों में जाकर गुहार लगाइए। लेकिन कोर्ट की कार्रवाई को आग लगाना कहना, क्या यह सही है? नाविका जी, सुधांशु जी की मैंने बात सुना। सबसे पहले तो मैं सुधांशु जी से निवेदन करूंगा कि आप संविधान की तो बात करना ही छोड़ दीजिए। जिस चीज का आप पालन नहीं करते, जो संविधान हमको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया है, उस संविधान का तो आप पालन करते नहीं, उसकी तो धज्जियां उड़ाते, तो फिर उसकी दुहाई क्यों दे रहे हो आप? झूठी झूठी बात क्यों करते हो आप? आखिर उस संविधान को अगर हम मानते सुधांशु जी, तो आप तो राज्यसभा के मेंबर है, पार्लियामेंट के अंदर बैठते, उस संविधान की शपथ लेके आप गए। वहीं पर एक कानून पास हुआ था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसका आपने जिक्र किया 1991 का। उसमें क्या लिखा था? 15 अगस्त 1947 तक के जितनी भी धार्मिक स्थल है उसका आप नेचर कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते।